नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। पैनलिस्ट से मुलाकात करवा दें तो सर सुमित सर, अखिलेश सर, विचित्रमणि सर, मयंक सर और पुण्येंदु जी, आप सभी का स्वागत है। आदाब। ईद है ना आज, सबको ईद मुबारक हो। बहुत बहुत ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। सर ईदी भी देना पड़ता है। बिल्कुल दूंगा ईदी, डन है। डन है? आप देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। मुझे ही मिलेगा ना, छोटा मैं ही हूँ। तुमको इतनी डांट पिटती है, वो ईदी तो है वो। और कैमरे के पीछे प्रेम सिंह सर हैं। सर जरूरी है आपका भी इम्पोर्टेंस बताना, क्योंकि 40 मिनट तक बेचारे कैमरा पकड़ के रखते हैं। तो आज की चर्चा हम करने वाले बंगाल की, क्योंकि बंगाल इस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि वह एक ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस और माफ करिएगा, बीजेपी ज़्यादा पुश कर रही है कि वो गेन करे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, क्योंकि पिछली बार वो 18 सीटें जीती थी। उसके लिए एक चुनौती ये है कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल में जहां ये माना जा रहा था कि बंगाल में, जैसा ओपिनियन पोल भी आए, बाद में बताया भी गया कि बीजेपी शायद सरकार बनाने के नजदीक पहुंच सकती है, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं और टीएमसी ने वापसी की है। तो पिछली बार 19 में 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और अब उम्मीद कर रही है बीजेपी कि वो 25 सीटें जीते, क्योंकि उसको कई राज्यों में डेंट भी पड़ने वाला। जैसे कि बात कही जा रही, उम्मीद की जा रही कि बिहार एक ऐसा राज्य हो सकता है जहां पे उसकी 1-2 सीटें कम हो जाएं। ऐसे ही महाराष्ट्र की बात है कि अलायंस में उसकी सीटें 1-2 कम हो जाए, तो उसकी भरपाई उड़ीसा और वो बंगाल से कर पाए। शुरू करते हैं सुमित सर आपसे ही पहले, क्योंकि आपको लगता है कि बंगाल एक बैटल ऑफ ऑल द स्टेट वाला जो माहौल है इस समय, जैसे एक शब्द बोला भी गया था कि बैटल ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन का एपिक सेंटर अगर कोई भी इस स्टेट में, इस चुनाव में है तो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वहां मोदी जी की रैलियां भी हम देख रहे हैं लगातार हो रही है। वहां जाके प्रधानमंत्री एकदम संदेश, खाली एक मुद्दा जो उनको मिला है, जो बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करे इस इलेक्शन में, वो उनको एक तरीके से जो महिला वोटर्स वो उनकी तरफ आ रही है, जो एक कोर वोटर हुआ करता था हमेशा से ममता दी के साथ। आपको नजर आ रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी जो 18 में मोमेंटम था उसको बरकरार रखते हुए गेन करेगी, या कुछ चेंजेस उसके अंदर हो सकते हैं? शुक्रिया अश्विनी। नो डाउट इस बार का चुनाव जो 543 सीटों पे लोकसभा का हो रहा है, उसमें सबसे क्रूशियल यही 42 सीटें हैं जो बंगाल की हैं। उसकी वजह 2 है वो कहने की। बीजेपी वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती दे रही है। बीजेपी बाकी राज्यों में जहां चुनौती देती स्थिति में है, वहां पर बीजेपी ऑलरेडी, जैसे हम बात करते हैं बिहार की, यूपी की, बंगाल की और महाराष्ट्र की, ये 4 बड़े स्टेट्स हैं जहां को मिला के करीब 150-200 सीटें आती हैं। तो लगता है कि असली चुनाव यहीं पे है। बीजेपी यूपी में सत्ता में है, तो वहां पे बीजेपी को किसी सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती नहीं देनी है। महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में है, तो किसी को चुनौती नहीं देनी है। बीजेपी अब नीतीश कुमार के साथ, जब तक नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ थे तब तक वहां भी चुनौती देनी थी। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर चुनौती मुख्यमंत्री को दे रही है बीजेपी। वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी विपक्षी पार्टी है, विधानसभा के स्तर पर बात की जाए। इसीलिए और बीजेपी ने जो फिनोमिनल राइज किया है बीते 10 सालों, दो लोकसभा चुनाव अगर हम देखें, 14 का 19 का, तो जितना वोट बैंक था लेफ्ट के पास और कांग्रेस के पास, एक तरीके से पूरा समेट के ऐसे अपने खाते में ले लिया है। हालांकि ममता के वोट बैंक में उतना बड़ा डेंट नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस का और लेफ्ट का वोट बैंक पूरी तरीके से खाली कर दिया। डेटा आपके पास है, ये 23% का जंप हुआ 14। हाँ, बीजेपी के वोट बैंक में 23% का जंप है 14 और 19 को मिला के, है ना, चेंज किया है 14 के मुकाबले, और टीएम 4% का फायदा हुआ है। नुकसान जो हुआ है वो सीपीएम और कांग्रेस का हुआ, 21%, 17 और 4 जो है, पूरा का पूरा नुकसान जो है वो इन लोगों को हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, और इस बार क्या है, दोनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी क्योंकि विपक्षी पार्टी है वहां पर, तो बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष में रहकर चुनाव लड़ती है, एग्रेसिवली, बहुत एग्रेसिवली वैसे लड़ रही है, और ममता बनर्जी सत्ता में रहकर भी विपक्षी नेता के तौर पर व्यवहार करती हैं, वो उसी अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं। सड़क पे उतरकर, बैटल पे जाकर, पैदल चल देना, आंख में चोट लगा लेना, पट्टी बांध लेना, उस पे चलना, यानी हर वो इमोटिव इशू जो उनके वोटर को अपील करता है। आपने एक इंपॉर्टेंट मामला उठाया संदेश खाली का। संदेश खाली मामला ऐसा है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, और शाहजहां शेख जो इस इलाके का, इस पूरी कहानी का कथित तौर पर विलेन है, पॉलिटिकल विलेन है, जो टीएमसी का नजदीकी रहा, वो महिलाओं पर ही अत्याचार करते हुए महिलाओं की शिकायत की वजह से आज हुआ, और मामला सीबीआई के पास कल हाईकोर्ट ने भेज दिया, जो कि सबसे बड़ी खबर भी रही बीते 24 घंटे में। ममता बनर्जी संदेश खाली को लेकर बैकफुट पर हैं, और बीजेपी के नेता उस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति कर उनको घेर भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन तो शब्द का इस्तेमाल नहीं जोड़ना चाहिए। ममता की जो खासियत है वो महिला वोट बैंक है।
मुसलमान वोट बैंक है, महिला वोट बैंक है, उसमें इनरोड्स बनाना। मुसलमान तो देखिए बीजेपी के साथ नहीं वोट करता, बीजेपी को उसकी बहुत चिंता भी नहीं रहती है, पर मुस्लिम महिलाएं वोट करती हैं। मैं मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम महिलाओं को अलग अलग वोटर के तौर पे देख रहा हूं। मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया 14 में भी, 19 में भी, बंगाल में भी किया, खासकर 3 तलाक के मामले को लेकर। अब ये एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर क्या टीएमसी को परेशान होना चाहिए? क्या ममता बनर्जी की वोट जमीन वहां से खिसकेगी? और अगर खिसकी तो जो आप कह रहे थे 18 से लेकर 25 का टारगेट है वो हो जाएगा, नहीं खिसकी तो जो स्थिति दिख रही है वैसी दिखेगी। आप बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से समझाया सुमित जी ने। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बाकी राज्यों में तो चुनाव में मुकाबला होता है, पश्चिम बंगाल में लड़ाई होती है। तो ये बहुत बुनियादी फर्क है, हमें समझना चाहिए। और इसलिए पश्चिम बंगाल की जो बात आप कह रहे थे तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे लड़ाई होती है। तो वो लड़ाई चल रही है पश्चिम बंगाल में, और ये लड़ाई सड़क पे तो ज़्यादा दिखती है, और जो सभाओं में, भाषणों में, बयानों में है वो तो दिखती है। तो एक तरफ सेंट्रल एजेंसीज हैं, एक तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस है, वो भी इस चुनाव में, लड़ाई में आप जो भी कहें, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये वहाँ पे खुल के तमाशा हो रहा है पश्चिम बंगाल में। अब रही बात कि क्यों महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनका एक इंटरव्यू आया पीटीआई को, उसमें उन्होंने ये कह के तहलका मचा दिया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी होगी। और जो बीजेपी के चाणक्य हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के पीछे उनकी बहुत बड़ी रणनीति का एक योगदान माना जाता है, उन्होंने पार्टी के लिए 35 सीटों का लक्ष्य रखा है, 42 में से 35 सीटों का। तो इसीलिए चर्चा हो रही है कि वाकई बीजेपी 42 में से 35 सीटें वहां पर ला सकती है, नहीं ला सकती है, इसीलिए इतनी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं मुद्दों की। मुद्दे जो संदेश खाली का सुमित ने बताया, बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने इसको बना दिया है। और जिस तरह संदेश खाली की विक्टिम को लोकसभा चुनाव में टिकट भी दे दिया, पीएम मोदी ने बात भी की, तो उससे ये बिल्कुल सेंटर स्टेज पे मुद्दा आ गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे महिला जो मतदाता, जो कि सुमित ने बिल्कुल सही कहा कि ममता बनर्जी के साथ रहती हैं, उनमें डेंट लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए दिक्कत क्या है कि जो मुस्लिम वोट है, 30% मुस्लिम वोट है पश्चिम बंगाल में। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, और इसलिए जो मुस्लिम वोट था वो कंसोलिडेट रहा ममता बनर्जी के फेवर में। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपने आप में एक तीसरी शक्ति बनाने का प्रयास वहां पर कर रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि ये किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, ये ऐसा चर्चा का विषय जिस पर अभी तक कोई भी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका है कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे या ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाएंगे, या बीजेपी को डेंट करेंगे या ममता को डेंट करेंगे। क्योंकि अगर वो विपक्ष के जो ममता के खिलाफ के वोट है, अगर उनका बंटवारा होता है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा। अगर मुसलमान वोटों का अगर बंटवारा होता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो इस पर अभी चर्चा चल ही रही है, इस पर कोई निष्कर्ष पे अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। ये कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। फिर जहां तक रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी को भी भरोसा है अपने काम पर। काम ये कि उन्होंने जो जिसको बोलते हैं फ्रीबीज कहें आप, या लोक कल्याणकारी नीतियां उनकी कहें, उनकी जो स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, उनकी काफ़ी चर्चा होती है। तो उन्हें उम्मीद है कि अगर मान लीजिए संदेश खाली के चलते कुछ नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई वो इन योजनाओं के चलते जो वोट बैंक उनका अपना बना है उससे वो कर सकती है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके चलते पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट ये क्या गुल खिलाएंगे, इस पर काफ़ी कुछ चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। और वैसे भी पश्चिम बंगाल में इस बार ऐसा लग रहा है कि जो जीत हार का अंतर है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 1 या 2% का जो स्विंग होगा किसी भी पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में, उसके चलते ये परिणाम पर इसका असर पड़ सकता है। और जो आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, 77 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती। यह बात जरूर है कि बीजेपी एक बार कड़ी टक्कर में दिखाई दे रही थी, लेकिन जो रणनीतिकार है बीजेपी को ये कहते कि कोविड की लहर और उसके चलते जो बीजेपी की सभाएं थी उन पर मीडिया में हंगामा, टीएमसी का हंगामा कि ये कोरोना के बावजूद भी क्यों इतनी सभाएं कर रहे हैं, उसके चलते जो बीजेपी ने हाथ पीछे खींचे तो उसका नुकसान पार्टी को हुआ, ये उनका अपना मानना है। लेकिन बीजेपी की अपनी कुछ कमियां हैं। संगठन के हिसाब से टीएमसी ज़्यादा ताकतवर है वहाँ पर। और आपने ये भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद करीब 8 विधायक बीजेपी के वो चले गए टीएमसी में, 2 सांसद गए थे, उसमें से अर्जुन सिंह जो थे वो वापस आ गए। तो ये तो बीजेपी की अपनी एक कमजोरी जो वहाँ पर दिखाई देती। दूसरी कमजोरी बीजेपी के साथ ये कि वहाँ पर सिर्फ उठा बल बहुत है। इस चुनाव के हार के बाद से बीजेपी के अंदर मतभेद काफ़ी बढ़ गए, तो उसको भी घर संभालने में उनको पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो ये भी एक दिक्कत है जिसके चलते बात हो रही है। एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, अभी याद आया मुझे,
इंडिया अलायंस जब बना, इंडिया अलायंस बीजेपी की भाषा में, और आम लोग जिसको इंडिया कहते हैं, तब ममता बनर्जी और कांग्रेस का टाई अप नहीं होना उसको इस तरीके से देखा गया कि भाई वहां पर अलायंस फेल हो गया बंगाल में। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। ममता बनर्जी को भी इस बात की भनक है कि उनके खिलाफ धीरे धीरे करके, क्योंकि 10-12 साल का शासन हो गया है एज ए मुख्यमंत्री उनका वहां पे, 2012 में या 11 में आई थी पहली, 13 साल हो गए, तो उनके खिलाफ भी अब एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता जा रहा है। बीजेपी इसीलिए 77 सीटें विधानसभा में जीत पाई क्योंकि उनके खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर है। तो वो सत्ता विरोधी वोट जो है वो एकमुश्त भाजपा में न चला जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक कोई स्ट्रांग कंटेंडर रहे जो इस विरोधी वोट को आपस में बांट सके। तो वो पूरा बीजेपी को ना मिला, इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट को अलग से ये जानकार कहते हैं कि इसीलिए ट्रायंगुलर फाइट की गई कि ममता का जो विरोधी वोट है वो आपस में बढ़ जाए और ममता को जो सारा फायदा बीजेपी को होने वाला था वो बीजेपी को ना हो। आई डोंट नो कितना सही है, लेकिन डबल एज सोर्ड है। मुर्शिदाबाद में फिर क्या होगा मुझे नहीं पता, सीट वाइज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये दोनों तरफ जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे बहुत ही सिग्निफिकेंट वोट बैंक है वेस्ट बंगाल में, और सारे स्टेट में देखेंगे तो असम में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है, जम्मू कश्मीर, असम, और उसके बाद 28% मुस्लिम ऑफिशियली प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, 28% मुस्लिम का। किसी बड़े स्टेट में सबसे ज्यादा है वहाँ। तो बहुत सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, बहुत सारे मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। अब लास्ट इलेक्शन में टीएमसी को आप देखें तो टीएमसी का प्रदर्शन इसीलिए अच्छा रहा, अच्छा इन द सेंस कि बीजेपी से फिर भी आगे रही। उसका बहुत बड़ा कारण है कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ, जो ट्रेडिशनली लेफ्ट को जाता था और कुछ हिस्सा कांग्रेस को जाता था, वो कंसोलिडेट हो गया पूरी तरह से टीएमसी के फेवर में। इस बार अगर वो बढ़ता है, जैसे अब आपने कहा ना एंटी इनकम्बेंसी, और वेस्ट बंगाल का पैटर्न देखिए, और संदेश खाली उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो वो नॉर्म रहा है कि एक लोकली स्ट्रांग आदमी जिसका पार्टी से एफिलिएशन है, पार्टी उसको हर चीज से मुश्किल से बचाती है, और वो स्ट्रांग मैन जो है इंश्योर करता है कि पार्टी को वोट मिले, अब बाय हुक और बाय क्रूक, वो डंडा से मिले या परसुएशन से मिले, लेकिन वो वोट भी दिलाता है। ये लेफ्ट का मॉडल था, टीएमसी ने। अब ऐसे लोकली स्ट्रांग मैन के जरिए अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो इसका बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन भी होता है लोकली। कुछ लोग को फायदा होता है, बहुत सारे लोग को नुकसान होता है। तो वहां अपोजिशन को वोट बहुत मिलता रहा है। लेफ्ट का भी देखेंगे, लेफ्ट का 34-35 ईयर का जो रूल रहा, तो अपोजिशन को 30-35% वोट लगातार मिलता रहा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट वहां हमेशा तगड़ा, क्योंकि वहां का मॉडल ही ऐसा है कि कुछ फेवर में रहते हैं तो कुछ लोग भयानक नुकसान में रहते हैं। तो वो कांग्रेस और सीपीएम का एक साथ ना, मतलब कुछ सीटों में तो वो टीएमसी को नुकसान करेगा और कुछ सीटों में हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान करे। ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होगा वहां। 3-वे कंटेस्ट में ऐसा नहीं है कि एकदम से स्प्लिट हो जाएगा वोट। लेकिन लास्ट लोकसभा में था 43 और मतलब कि दोनों पार्टियों ने, टीएमसी और बीजेपी ने मिला के 83% वोट ले लिया था, और अदर्स एकदम से सिमट गए थे। इस बार होगा कि नहीं होगा? एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर लोगों को लगेगा कि यहाँ सीपीएम का कैंडिडेट बहुत मजबूत है, टीएमसी को हरा सकता है, तो शायद उसको फेवर करे लोग। कांग्रेस कैंडिडेट दिखेगा कि वो टीएमसी को हरा सकता है, तो लोग उसको फेवर करेंगे। मैं बीच में टोक रहा हूँ, अखिलेश जी चले जाएंगे, इनका शो है अगला टीवी पे। आपसे सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपने एक बिल्कुल अच्छी बात की, बीजेपी के अंदर लीडरशिप को लेकर इशू है, आपस में काफी सरफुटेबल है। सबसे बड़ा नेता बीजेपी का कौन है बंगाल में? शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, सुकांता मजुमदार हैं, कौन है? मैं खुद कंफ्यूज हूं। बीजेपी किसको आगे बढ़ा रही, लीडरशिप किसको आगे बढ़ा रही है? जो वोट ला सकता है वही नेता होता है, और साफ तौर पर आज की तारीख में जो वोट ला सकता है ताकत तो किसी की, तो शुभेंदु अधिकारी की है। तो वो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वही है। अगर सरकार बनती विधानसभा चुनाव में, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती कि शुभेंदु को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता, और इसलिए उनको अभी एलओपी बनाया गया है। और जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं
ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के स्टाइल में, जैसे ममता लड़ती है वहीं से आए, उनसे सीख के उनकी ट्रेनिंग वहीं हुई है, तो वो उन्हीं के हथियारों का उन्हीं पर इस्तेमाल करते हैं, तो बीजेपी को ये सूट करता है। तो शुभेंदु अधिकारी मिलता है कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वहां पर है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी शुभेंदु अधिकारी का रोल रहा है? निश्चित तौर पर रहा है। और बीजेपी को जैसे हालांकि कुछ 1-2 टिकट में दिक्कत हुई थी, पवन सिंह का हमने देखा था कि उनका हुआ था, वहाँ पे एस अहलूवालिया को उन्होंने उतार दिया है, लेकिन बीजेपी ने चुन चुन करके टिकट इस बार काफी सोच समझ करके दिए हैं। उम्मीद यही कर रही है पार्टी की जो टारगेट रखा है 35 का उसको पूरा किया जाए। लेकिन मैंने कहा जैसे कि बाकी जगह तो मुकाबला होता है, यहाँ पे तो लड़ाई होती है, तो ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है वहाँ की पश्चिम बंगाल की। मुकाबला उर्दू शब्द है, लड़ाई हिंदी का शब्द है। लेकिन टक्कर के लिए आगे जगह टक्कर होता है, यहाँ पे लड़ाई होती है। तो अभी अब चर्चा में विचित्र सर और पुण्येंदु जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। विचित्र सर और पुण्येंदु जी को लाया जाए इसमें। देखिए इसमें एक व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कल जो परसों आया बयान कि भाई आप जो टीएमसी है वो सेकंड नंबर पार्टी हो जाएगी और बीजेपी फर्स्ट नंबर की पार्टी हो जाएगी। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि इन्हीं ने ही, पीके ने ही विधानसभा में भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि दहाई का आंकड़ा, 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी, और वो ही सच हुआ और 77 में सिमट गई। तो क्या आप, पहला सवाल ये, क्या आप उनकी बातों को तथ्यात्मक रूप से सही देखते हैं? दूसरा, जो ट्रेडिशनली वोटर रहा है, क्या कहा है प्रशांत किशोर ने एग्जैक्टली? उन्होंने ये कहा है कि जो इस चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आएगी। अच्छा, सीटें जीतेगी कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा? सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसका मतलब हाँ जीतेगी। और उन्हीं समय उन्होंने विधानसभा में, क्योंकि वो तब काम कर रहे थे, उन्होंने टीएमसी के लिए बोला था, लेकिन टीएमसी में वही से ही हुआ। तो आपका उस पर क्या है? दूसरा, वो टीएमसी के लिए काम नहीं करते हैं, उनकी हाँ, वो एक्चुअली आईपैक से अलग हो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आईपैक से पार्ट नहीं हूँ। आईपैक हालांकि कहीं सपोर्ट करती है उनको, ममता बनर्जी को, लेकिन ये आईपैक से अलग हो चुके हैं। दूसरा, रही बात वोटर्स की, जैसे हम अभी सर से बात हो रही थी कि पिछले चुनाव में कंसोलिडेट होकर मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ गया, 70% वोट मुसलमानों का कंसोलिडेट होकर टीएमसी के पास गया। आपको लगता है कि वो जो वोट बैंक है, जो महिलाओं, जो मुसलमानों का वोट जो टीएमसी को जाता है, वो बीजेपी के लिए कहीं एज होगा कि वो बीजेपी पोलराइजेशन वहां पे खेलेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री गए भी थे, उन्होंने वो भाषण में कांग्रेस को भी अटैक किया कि भाई आप अली जिन्ना के समय का जो मुस्लिम लीग का है मैनिफेस्टो, उस टाइप के लेके आए हैं आप। तो क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा टीएमसी या कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी के लिए ज्यादा फायदा होगा कि वो जहां जहां पे पोलराइजेशन की चांसेस हैं वहां पे वो अपने फेवर में उन सीटों को कर पाए? पहला सवाल तो आपका है कि जो पीके ने कहा था, प्रशांत किशोर ने, देखिए बंगाल में 3 फैक्टर वहाँ एकदम शाश्वत है और तीनों एम से जुड़ा हुआ है, माँ, माटी, मानुष। 3 फैक्टर इस समय बहुत तेजी से चल रहा है, वो भी तीनों एम से जोड़ करके है और दोनों जोड़कर 6 हो जाते हैं। ये तीनों हैं मोदी, ममता और मुसलमान। तो इस तरह से 6 एम की लड़ाई है बंगाल में। अब इसमें पहली बात तो है मुसलमानों की। तो बीजेपी के लिए मुसलमान एक कल्पित विरोधी है, जिसको आधार बना करके उसका अपना आधार मजबूत होता है। ये कोई निराली बात उसके लिए नहीं है, ये होता रहा है, तो वो वहां पर भी हो रहा है। जो कुछ प्रशांत किशोर ने कहा उसमें बहुत हद तक दम दिखता है। क्यों दिखता है? कि पिछली बार के चुनाव में हम आप ही का आंकड़ा देख रहे थे, टीएमसी को लोकसभा चुनाव में 43% वोट मिले थे और बीजेपी को 40% वोट मिले थे, और सीट उसको 22 मिला और इनको 18 मिला। तो 3% वोट का फर्क और 3 सीटों का फर्क, हाँ, 4 सीटों का फर्क, 3% वोट और 4 सीटों का। लेकिन ये देखिए उससे पहले कि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरह वहां परास्त हुई थी। 10% वोट था उस समय, वोट 10% था, 3 सीटें, लेकिन सीटें 3 थी। देखिए वोट क्या होता है कि अच्छी बात है वोट पाना, लेकिन वोट कई बार सांत्वना पुरस्कार में बदल के रह जाता है। इसलिए वोट मैटर करता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मैटर सीट करता है कि आपकी सीटें कितनी आती हैं। तो 4 सीट वाली पार्टी लोकसभा में 18 पहुंची। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गणित का नियम है कि 2 आदमी 3 घंटे में पानी भरता है तो 4 आदमी कितने घंटे में पानी भरेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आज इकलौती विपक्ष की पार्टी है, लेफ्ट 0 और कांग्रेस 0, तो उस स्थिति में अगर वो 77 है तो हमें लगता, और वो आगे बढ़ेगी, और अगर वो ममता को
बीट कर दे, ममता से आगे बढ़ जाए बीजेपी, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो सामान्य फार्मूले पर हुआ, लेकिन ये सामान्य फार्मूला असामान्य बन जाता है संदेश खाली से। संदेश खाली का सवाल जो मैंने माँ माटी मानुष, तो माँ से जुड़ जाता है। और माँ का मामला बंगाल में बहुत, वो तो वैसे तो माँ का मामला कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाए वो संवेदनशील है। वो मकसम गोरकी हो, चाहे भारत का कोई साहित्यकार हो, या कहीं, या बंगाल तो खैर शक्ति की पूजा, माँ की पूजा ही करता है। नंदीग्राम वाला भी एक मामला ऐसे ही था। नंदीग्राम का मुद्दा उतना जज्बाती नहीं था जितना संदेश खाली। वो भी जज्बाती था, जमीन का सवाल, वो माटी का सवाल था, लेकिन ये माँ का सवाल है। और ये देखिए कि उसमें भी माँ माटी से पहले ही आ जाती है। तो संदेश खाली ने से बीजेपी को फायदा होने का दिखता है, और इसीलिए ये प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं उसमें थोड़ा दम दिखता है। अब एक सवाल ये है कि क्या, जैसे कि बात हो रही थी कि क्या कि किसी रणनीति के तहत टीएमसी और कांग्रेस एक साथ नहीं आए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा एक तो कांग्रेस के ढीलेपन के कारण और कांग्रेस के ढुलमुल रवैये के कारण, और दूसरा ममता के झक्की मिजाज के कारण, इसीलिए सब गठबंधन नहीं हुआ होगा। इसके पीछे उन लोगों की अपनी रणनीति चाहे जो रही हो। और दूसरी बात है कि आपको लग सकता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें कंट्राडिक्शन है। वो ये है कि कई बार हमें लगता है कि हाँ, दो पार्टियां जुड़ गई तो उनके कार्यकर्ता भी जुड़ जाएंगे। कई बार कार्यकर्ता नहीं जुड़ते हैं, पार्टियां तो जुड़ जाती हैं, नेता भी तो ड्राइंग रूम में मिल लेते हैं, मंच भी साझा कर लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। तो शायद इन्हें लगा होगा कि कार्यकर्ता न जुड़े। और तीसरी चीज कि लेफ्ट के साथ ममता कभी नहीं जाना चाहेंगी, और राहुल गांधी का ये था कि हम लेफ्ट को छोड़ेंगे नहीं। ये बड़े मैंने बहुत अजीब विरोधाभास है कि आप बंगाल में लेफ्ट को लेके चलेंगे और केरल में उसी लेफ्ट से आप लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस की विरोधाभासी राजनीति है। तो इसीलिए कांग्रेस और लेफ्ट वहां कोई आज फाइट में नहीं है। इक्का दुक्का सीटें मिल जाए झटके पर, तो झटके में असल लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है। पुनेंदु जी, काफी कुछ तो कहा जा चुका है। मेरा नंबर लास्ट में आया तो बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए बचा उस ढंग से नहीं। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें, सर मयंक सर ने बहुत साफ तौर पे बताया कि बहुत ही पोलराइज इलेक्शन था। अगर हम 14 से जो 19 की तरफ डाइवर्ट हुआ इलेक्शन, तो मुस्लिमों का जो ध्रुवीकरण था वो टीएमसी के पक्ष में हुआ और हिंदुओं का बीजेपी के पक्ष में। और इस चुनाव में बीजेपी का जो उदय हम देखते हैं कि बंगाल में जो इनरोड उन्होंने किया है, या वो नए स्टेट जहां भी इनरोड कर रहे हैं, वो हिंदुत्व वाली जो राजनीति है उसके बेस पे ही वो करते हैं। बंगाल में कई बार आपने देखा वो कोर्ट तक जाना पड़ा उनको कि ममता दीदी जो है वो एक पक्ष संप्रदाय विशेष के दबाव में हमारी जो प्रोसेशन दुर्गा पूजा के और जो प्रोसेशन हम निकालते हैं नहीं निकलने दे रहे हैं, हमें रैलियां नहीं करने दे रही हैं, लगातार वो मुद्दा बनाती हैं। और इन चुनाव से, लोकसभा चुनाव के दौरान ही उन्हें एक बड़ा मुद्दा मिला है। उसमें भी आप देखेंगे तो धर्म का एंगल आ जाता है। कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खली मामले पे सीबीआई जांच की बात की है, और उसमें जो मुख्य कल्प्रिट हैं शाहजहां शेख, तो वो बीजेपी के लिए नाम जो है बड़ा ही एक मुफीद नाम है। सही बात। और उन्होंने उस संदेश खली के एक सर्वाइवर जो रेणु पात्रा, उनको ही उम्मीदवार बना दिया है। प्रधानमंत्री ने उनसे फोन पे भी बात की, वहां रैलियां हो रही हैं। तो लगातार बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है। वो मुद्दे से उन्हें दो फायदे हो रहे हैं। एक फायदा तो चूंकि महिलाओं से जुड़ा बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और गंभीर आरोप है, तो उसकी तो गंभीर तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन एक महिला फैक्टर भी उसमें है। दूसरा, चूंकि महिलाओं का झुकाव, जैसे सुमित सर बोले कि चूंकि ममता दीदी और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में महिलाओं को विशेष स्थान देती हैं, और उनकी पार्टी से तमाम महिला सांसद चुन के भी आई हैं, और एक वोकल महिला सांसद है, तमाम उनके पार्टियों से वोकल फेसेस हैं। खुद ममता दीदी महिला हैं, तो मुझे याद पड़ रहा है शायद अभी महिला मुख्यमंत्री अकेले अभी इस समय वही अकेली है ना, तो वो एक फैक्टर है। एक तो महिला फैक्टर उसमें जुड़ा। दूसरा, मुख्य कल्प्रिट शाहजहां खान का वो उस वजह से बीजेपी के एक जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है। अगर ये मामला एक महिलाओं के शोषण से जुड़ा है तो बीजेपी इसको धार्मिक रंग, चाहे खुले तौर पे या उसके तौर पे, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है बंगाल की, वो उस पूरे उसको कहीं कैटर करती है, और वो आंकड़ों में साफ दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि संदेश खली के मुद्दे को लेकर के लगातार हमलावर है। और बंगाल की राजनीति का एक इतिहास रहा है कि 34 सालों का जो रूल था,
लेफ्ट का, एक तरफा शासन, उसमें डंडा भी था। लेकिन एक तो कोई मुद्दा मिला था ना ममता दीदी को कि अचानक वो हिम्मत आई लोगों में और उन्होंने शासन को पलटा। वे डंडा तो 2011 तक भी उन्हीं के साथ था। वो तो जब सरकार बदली तभी वो सब बदला। जो कहते हैं ना कि जो लेफ्ट वाले वो थे गुंडे कहा थे, जाता था गुंडे, हाँ। वो ममता दीदी के साथ हो गए। अभी कल वो अगर वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, वो क्या बीजेपी को नहीं ज्वाइन किया तो विधानसभा चुनाव से पहले? सही बात। तो वो हार गई, बीजेपी वापस चले गए टीएमसी में। बहुत ऐसे दबंग लोग हैं शुभेंदु जो अधिकारी के strongman पूरे जिसको परिवार कहते का हैं। नाम है, अर्जुन सिंह के पूरे परिवार, ये जो है ये सब स्ट्रॉन्गमैन ही है। तो चूंकि नंदीग्राम और सिंगूर एक बड़ा मुद्दा था, बीजेपी की कोशिश है कि इसको नंदीग्राम और सिंगूर जैसा ही एक मुद्दा बना दे और पूरी बंगाल की पॉलिटिक्स को, और पीके का जो बयान है वो कहीं ना कहीं उसको दम देता है। क्योंकि बंगाल का जो वो है वहां पे अगर हम 14 के चुनाव को ही आंकड़ा देखें, ज्यादा हम बहुत पीछे ना जाएं, तो 14 में हमें एक मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिलती है। अगर वोट फीसदी के लिहाज से भी देखें अगर, तो 39% टीएमसी का वोट था और बीजेपी का 17%, कांग्रेस को 10%, सीपीएम को 23%। अगर उनके लेफ्ट को, एलाइज को मिलेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा होगा। मतलब जो चार मुख्य पार्टियां हैं, कम से कम 10% वोट आ रहा है। लेकिन यही 19 माह के आंकड़ा बदल जाता है। 43 मतलब 83% तो सिर्फ दो पार्टी, मतलब जो मल्टी कॉर्नर से ये बाइपोलर स्टेट हो जाता है। और विधानसभा चुनाव में भी ये हमें इसकी छाप देखने को मिलती है। ऐसे में क्या होगा कि अब एक तरह दो तरह का मामला है वहां पे, जो क्योंकि बंगाल की राजनीति में एक सेकुलर पॉलिटिक्स का वो रहा है, चाहे कि अभी तक जिनका भी शासन रहा, चाहे वो टीएमसी हो या लेफ्ट, वो एक तरह सेकुलर पॉलिटिक्स या हिंदू मुस्लिम एकता वाली पॉलिटिक्स को वो बढ़ावा देने की बात करते हैं। कल ही उन्होंने जो एक ईद से एक दिन पहले रैली की, उसमें बाकायदा नारे लगाए। उन्होंने, अभिषेक बनर्जी ने भाषण दिया कि बीजेपी बांटना चाहती, हम उनको सही जगह दिखा देंगे। लेकिन बीजेपी की एंट्री के बाद वो चीज चेंज हुई। अब सवाल उठता है कि दो तरह के वो लोग होंगे जो टीएमसी बीजेपी दोनों को हो सकता है ना लाइक करते, हो सकता है कि वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के या लेफ्ट के सपोर्टर हों। लेकिन हमने देखा कि 19 में जो ट्रेडिशनली लेफ्ट वोटर है या ट्रेडिशनली कांग्रेस वोटर है, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो टीएमसी के साथ गया है या तो बीजेपी के साथ गया है, और वो बहुत बड़ा हिस्सा है। तभी हम देखते हैं कि 23% से घट के सीपीएम अचानक 5 साल में 6%, मतलब 6% पा जाती। इसकी कल्पना कोई करता नहीं था कि कैसे होगा। जब बंगाल में हम लोग, पिछली बार याद है कि जो लोग फील्ड पे जाते थे वो कहते थे कि बीजेपी बहुत अच्छा लड़ रही है, 20 सीट आ सकती है, उसकी 22 सीट आती है। कई बार मानने को यकीन नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक पार्टी जिसको 17% वोट मिले थे और 16 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी सीटें बहुत कम आई थी। मुझे याद है कि शायद 3 सीटें आई थी, 10% वोट आए थे। तो वो पार्टी 19 में कहां से उसकी 18 सीटें आ जाएंगी, कैसे उसके 40% वोट आ जाएंगे, मानने को वो यकीन नहीं होता था। लेकिन दिखता है कि लेफ्ट का पूरा वोट, कांग्रेस का पूरा वोट कहीं ना कहीं बीजेपी में शिफ्ट हुआ। अब सवाल है कि हो सकता है एक वर्ग टीएमसी से नाराज हो वो, लेकिन वो बीजेपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहता, तो वो वोट कहां जाएगा, जिसका जिक्र मैंग सर भी कर रहे थे। और एक वर्ग है कि जो बीजेपी से नाराज है लेकिन वो टीएमसी को जीतते नहीं देखना चाहता, वो कहां जाएगा। इसी पे पूरा खेल लड़ा हुआ दोनों के बीच में। अगर जो बात आप कर रहे हैं ना पूर्णेंदु, वो उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। मयंक जी, आपकी इजाजत से बोल रहा हूं कि जब तक ये क्वाड्रेंगुलर या ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था बंगाल में, तब तक ममता को भी फायदा था। तब ये आपस का जो ममता का विरोधी वोट था वो बढ़ता था, ममता को उससे फायदा हो रहा था। ममता लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतती आ रही थी। ग्राउंड पे सब काम कर रहे हैं, फीडबैक का सिस्टम हर एक के पास होता है, सब पार्टियां सर्वे कराती हैं। पक्का ममता बनर्जी के पास ऐसा फीडबैक होगा कि जैसे जैसे मुकाबला, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि बायपोलर होता जा रहा है, ये उनके लिए घातक हो जाएगा। बायपोलर होने का मतलब ये है कि वही 80-20 की लड़ाई, वही 70-30 की लड़ाई जो यूपी में है, जो बिहार में है। और अगर ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा मुसलमान जो है वो हमारी तरफ आ जाए और पूरा का पूरा हिंदू जो है उस तरफ चला जाए। और ये मैं इसलिए भी बोल सकता हूं कि पिछली बार जो 18 सीटें लोकसभा में जीती थी बीजेपी ने, उसमें 2 ही सीटें ऐसी थी जो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, बीजेपी खाते में जो आई। बाकी हाँ, एक मालदा उत्तर थी और एक और कोई रायगंज की सीट है। बाकी बंगाल में जो मेरे पास आंकड़ा है, 42 में से 13 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां पे मुस्लिम 30% से ऊपर है, जिसे हम कहते हैं ना मुस्लिम बहुल है। उस 13 में से 2 ही बीजेपी जीती, एक कांग्रेस जीती जो अधीर रंजन चौधरी की सीट है, एक माकपा जीती, सीपीएम जीती, एक और कांग्रेस जीती थी जो मालदा की दूसरी सीट है। अच्छा, बाकी जो 8-9 सीटें थी, 7-8 सीटें वो टीएमसी जीती।
तो ये संदेश खाली की जो भी लोकसभा सीट लगती है संदेश खाली वाली, ये इन्हीं में से एक सीट आती है। ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है पूरा। 24 परगना, हाँ बिल्कुल, मैं ये बोल रहा था 24। तो ये अगर मान लीजिए कि मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी ने इनरोड्स बना लिए हैं, स्पेशली मुसलमान औरतों के बीच में। अगर मुस्लिम औरतें संदेश खाली के शाहजहां शेख के खिलाफ वोट करेंगी, रिजर्वेशन को लेकर वोट करेंगी, 3 तलाक को लेकर बीजेपी के फेवर में वोट करेंगी, रिजर्वेशन मतलब संसद में जो बिल पास करा दिया 33% आरक्षण वाला, महिलाओं वाला, इन सब चीजों के बीच में अगर महिलाओं के बीच में ये बात जा रही है, मुस्लिम महिलाओं के बीच में, कि बीजेपी के आने से हमारा एम्पावरमेंट हो रहा है। ये तो मुख्यमंत्री होकर भी हमारा एम्पावरमेंट नहीं कर पा रही, ये हमको केवल दान पर, दक्षिणा पर, पैसे पर, इन पर हमसे शासन करना चाह रही है। अगर ये मैसेज शुभेंदु अधिकारी और उनकी टीम, जो अखिलेश जी बता रहे थे, इनकलकेट कर पाती है, नीचे लोगों तक पहुंचा पाती है, तो वाकई में जो आप कह रहे हो ना कि 35 का, जो अखिलेश जी बोले थे कि 35 का टारगेट रखा है बीजेपी ने, 35 भी नहीं, अगर 18 से बढ़ के 25 भी हो गई, 30 भी हो गई, तो बहुत बड़ा गेन होने वाला है बीजेपी के लिए। उस बीजेपी के लिए जो 10 साल पहले 2%, 3%, 4% के वोट बैंक पर थी। तो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मेरी बात 100% गलत हो, मैं अपनी बातचीत सुनकर और यहाँ देखकर ही बता रहा हूँ, मैं बंगाल नहीं गया हूँ, कि ये कहीं ना कहीं जानबूझकर जो ममता विरोधी वोट बैंक है उसको आपस में बांटने के लिए ये शायद अलायंस नहीं हुआ होगा। ममता बनर्जी की बेरुखी, अधीर रंजन चौधरी का बड़बोलापन, आपस का ईगो फाइट, ये सब एक वजह होंगी, बिल्कुल होंगी, पर अंत में लगा होगा कि ये बेहतर तरीका है। जैसे अंत में मान लीजिए ममता जीत गई 10 सीटें उदाहरण के लिए, कांग्रेस जीत गई 3 सीटें, लेफ्ट जीत गई 1 सीट, तो 14 हो गई ना, तो 14 कहां जाएंगी? इंडिया अलायंस में तो आएंगी। ऐसा थोड़ी कि वो एनडीए में ये तीनों ही पार्टियां इंडिया की तरफ नहीं जा सकती, मतलब एनडीए की तरफ नहीं जा सकती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें शायद वो बीजेपी के पास जो एक डिलेमा होता है, बहुत बड़ा डिलेमा, कि एग्रेसिवली हिंदुत्व को पुश करें। जैसा अब दूर से देख के लग रहा है कि इस बार 2019 के मुकाबले में पोलराइजेशन शायद कम होगा। हाँ। उसकी वजह ये है, शायद आप जो बोल रहे हैं, कि महिला ओरिएंटेड करके जो कोर वोट बैंक है टीएमसी को, उसको तोड़े। और वो तो उसका जो है, मतलब ये जो डिलेमा है बीजेपी का, कि एग्रेसिव हिंदुत्व में आप हिंदू के वोट को कंसोलिडेट करते हैं। जैसे 2019 से पहले 2 जगह का माहौल बहुत ही कम्युनली चार्ज था, एक बिहार था और एक वेस्ट बंगाल था, और वो रामनवमी के आसपास ही बहुत सारे प्रोसेसन हुए थे 2019 से पहले वेस्ट बंगाल में, और बड़ा कम्युनली चार्ज था। वहां के लोग बताते थे कि पता नहीं अचानक राम वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा नहीं करते थे, दुर्गा काली माँ, लेकिन अचानक रामनवमी बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया था वेस्ट बंगाल में। तो 2019 से पहले का सिचुएशन वेस्ट बंगाल का अलग था। अभी जो है थोड़ा सा शायद अभी दूर से लग रहा है क्या कि बीजेपी ने थोड़ा टोन डाउन किया है, आप जो बता रहे हैं शायद उसी स्ट्रेटजी के लिए। लेकिन एक पॉसिबल नुकसान जो बीजेपी को हो सकता है वो ये है कि लीडरशिप जो है वहाँ वेस्ट बंगाल में बीजेपी का, वो इम्पोर्टेड है। अब वो टीएमसी के गुस्सा का एक्सटेंशन अगर उधर भी हो गया, तो ये भी तो टीएमसी से ही आए हैं, ये भी तो टीएमसी वाले ही हैं। अगर वो गुस्सा लोगों का, अगर टीएमसी से गुस्सा है तो टीएमसी एक्सटेंशन से भी शायद गुस्सा हो, तो ये बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दूसरा, जो एग्रेसिव हिंदुत्व का फॉल आउट हम देख चुके हैं, टोन डाउन हिंदुत्व का क्या फॉल आउट होगा ये अनटेस्टेड है अभी वेस्ट बंगाल में। तो ये सब अननोन है वेस्ट बंगाल का, जो हमको देखना होगा कि इसका क्या इलेक्टोरल परिणाम क्या होता है। विजित सर, ये जो संदेश खाली एक विषय है ना, जो बहुत बड़ा बन गया है इस मुद्दा पूरे इस इलेक्शन का, वो एक 24 परगना एक क्षेत्र है, जिला है, उसका है मामला। लेकिन हम देख रहे हैं टापू सा है, मतलब संदेश खाली टापू, लेकिन जो 24 परगना है वो बहुत बड़ा जिला है। वो बंगाल का सबसे बड़ा जिले में से एक आता है 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना। तो क्या आपको लगता है कि एक राज्य का, एक छोटे कस्बे का जो मुद्दा है वो पूरे राज्य की पॉलिटिक्स पे कैसा वोटिंग पैटर्न होगा उस पर डिसाइड करेगा? बिल्कुल कर सकता है। पहले तो एक चीज, अगर आपके पास आंकड़ा हो, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ आप क्या आप कहें? हाँ, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है वो, और बहुत सारी सीटें हैं। हाँ, नहीं, और मैं बता रहा हूँ, मैं उसमें एक चीज बताइए कि 2019 में जी क्या ये है आपके पास आंकड़ा कि मुस्लिमों ने किस पार्टी को कितना वोट दिया था? देखिए 70% कंसोलिडेट होकर मुस्लिम चले गए थे टीएमसी की तरफ, और बीजेपी को 4%। अब देखिए
पहले तो ये बोल दूं कि असर डालेगा कि नहीं संदेश खाली आज की तारीख में सिर्फ वहां का वो टापू नहीं रह गया है जिसको आज से 2 या 3 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था। आज की तारीख में वो एक बड़ा राजनीतिक और सांप्रदायिक विमर्श, पहले तो वो एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन उससे ज्यादा अब वो एक सांप्रदायिक मुद्दे के तौर पे फैला दिया गया। शाहजहां शेख नाम ही काफी है जैसे, तो उसके कारण और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सिर्फ बशीर घाट या 24 परगना ही नहीं, बंगाल के हर क्षेत्र में उस चीज को उस बात को उठा रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से उसको उठा रही है, तो ये चीज वहां से उठ करके चारों तरफ फैल सकता है। क्योंकि सिंगूर और नंदीग्राम भी पूरा बंगाल नहीं था, लेकिन उससे प्रभाव पूरे बंगाल पर डाला था। मैं इस आधार एकदम बहुत सिंपल कारण है, वही मॉडल पूरे स्टेट में है। स्ट्रॉन्ग मैन जैसे पिछले 2016 के चुनाव से पहले हम गए थे तो शांति निकेतन गए थे। शांति निकेतन में एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग मैन है, हमको नाम याद नहीं आ रहा अभी, उनके डर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर भी लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो संदेश खाली वन ऑफ नहीं है, वही मॉडल पूरे स्टेट में है। एक ये बहुत हाईलाइट हो गया, लेकिन इस तरह की घटनाओं से त्रस्त लोग हैं, ये वाइड स्प्रेड है वेस्ट बंगाल में, इसीलिए संदेश खाली का इम्पैक्ट तो होगा ही। अच्छा, एक चीज इसमें जोड़, एक चीज सर इसमें पूछ रहा हूँ सर, बस एक सेकंड पूर्ण जी, बस जो एक चीज सर ने कहा कि बीजेपी डायलेमा में जो कि भाई अगर वो हार्ड हिंदुत्व जाएगी है तो मुस्लिम महिलाओं का वोट छिटकने का डर, और अगर सॉफ्ट थोड़ा पड़ती है तो हिंदू वोटों के पोलराइजेशन का। मुझको इसमें एक चीज लगता है कि बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेगी। मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि हमसे ज्यादा वो देखते होंगे, क्योंकि उनको मुस्लिम महिलाओं का वोट जितना वोट नहीं मिलता है उससे ज्यादा वोट इंप्रेशन के लिए है। वो इंप्रेशन वो चुनाव के बाद भी देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तब। लेकिन अभी हिंदू वोट जितना मोबिलाइज होगा उनके पक्ष में, वो इतना, उनको 40% पिछली बार मिला ही था, उनको 43 मिला था। बस इनको 40 को बढ़ा करके अपने को 5% जोड़ना है। अगर ये हम एक मोटा मोटी जैसे जो रणनीतिकार होंगे क्या करते होंगे कि पिछली बार 40% था, इसमें हमको 5% जोड़ के 45 लाना है, और ममता के जो 5% उसको घटा के 38 करना है। तो 38 और 45 का गैप जितना बड़ा होगा तो उसमें सारा तो सर वो आंकड़े भी हैं। अगर ये है कि अगर बीजेपी तृणमूल से के 5% वोट काट ले और एक कांग्रेस का भी 5% काट ले, सिर्फ तृणमूल का, तो वह 31 सीटें हो जाएंगी। बस तो वही मैं भी तो कह रहा हूँ। तो एक चीज पूछना था, महिला वाली बात जो कह रहे थे, संदेश खाली को लेके जो उन्होंने बात कही ना, जो मैंने डिसएग्री किया, मैं अपनी बात को पूरा कर दूं कि मैंने क्यों डिसएग्री किया। संदेश खाली का मामला मेरे लिए, मेरे हिसाब से एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, सिर्फ महिलाओं का मामला नहीं है, और इस वजह से वो 42 सीटों पर असर डालेगा मुझे कम लगता है। लेकिन संदेश खाली का मामला जो आपने कहा ना, गुंडाइज्म की निशानी है। संदेश खाली का मामला करप्शन की निशानी है कि आपका एक बाहुबली है जो करप्ट है, जो जमीनों पर हड़का कब्जा करके बैठा हुआ है, गरीबों को तंग करता है, और जो अत्याचारी है, जो कोर्ट में और पुलिस से भागता रहा और फिर पुलिस के सामने भी ऐसे जा रहा था पेश होने के लिए जैसे पुलिस उसकी बॉडीगार्ड है, जिस तरीके से बंगाल पुलिस उसको लेके जा रही थी कोर्ट के, जो वीडियो आया था। तो ये जो शाहजहां शेख का चेहरा है या संदेश खाली का जो मामला है, सिर्फ महिलाओं का मामला नहीं है। इसमें करप्शन है, इसमें लूट है, इसमें महिलाओं की यातना है, और इसके ऊपर सबसे ऊपर जब इंपॉर्टेंट चीज है राष्ट्रीय चुनाव में, वो मोदी का चेहरा, कि इन करप्शन से कौन लड़ता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी लड़ते हैं। महिलाओं का अधिकार उनको दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी दिलाते हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर मोदी की इंटीग्रिटी और मोदी का जो चेहरा है, जिस वजह से पार्टी 3 से बढ़कर 17, 18 और 18 से बढ़कर 35 का ख्वाब देख रही है, ये चारों चीजें जब आप मिला देते हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन एक फॉर्मिडेबल बन सकता है। और इसीलिए आज की डेट में आप देख रहे होंगे टीएमसी के बड़े बड़े नेता बंगाल को छोड़ के दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दिल्ली के नेशनल मीडिया में हमको जगह मिले, वरना संदेश खाली के मामले को लेकर क्यों इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देना, क्यों डेरिक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी सब दिल्ली के बाहर चले आ रहे हैं, और लगातार किसी ना किसी बहाने से, क्योंकि वो
उत्तर भारत के मीडिया में अपनी पकड़ को दिखा के रखना चाहते हैं। उनको ये ना लगे कि सिर्फ जो है नेशनल मीडिया जो है वो बीजेपी की बातें कर रहा है। हम हिंदी के चैनल शायद नहीं कर पाते होंगे टीवी चैनल्स पर, क्योंकि हम लोग यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फंसे रह जाते हैं। बंगाल और साउथ की जो, क्योंकि गैर भाषाई है, हमारा दर्शक वहां नहीं है, हम उससे चूक जाते हैं। पर वो लोग को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल मीडिया में हमको इंपॉर्टेंस मिले, हम लड़ते हुए दिखाई दे, ऐसा ना लगे अपने हथियार डाल दिए। क्योंकि ये अगर पब्लिक डिलीवरी में बात चली गई कि टीएमसी ने हार मान ली है, टीएमसी तो दिख ही नहीं रही चुनाव में, किसी ऐसी चर्चा में बैठकर किसी डिजिटल चैनल पर किसी ने बोल दिया कहाँ है ममता बनर्जी, क्या कर रही है ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी तो दिखते नहीं है, मोदी की तो 4 रैली रोज होती है। अगर इस तरह की चीजें वहां बंगाल के बीच में चली गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो नेशनल मीडिया में दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वरना मैं तो इतने करीब से टीएमसी को कवर कर चुका हूं, भाव नहीं देते थे सर। वो दिल्ली के हिंदी के पत्रकारों को, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, बंगाली में चलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटे के लिए, हमको एक बाइट के लिए 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ता था। क्यों, हमको बाइट चाहिए 40 सेकंड की, 1 मिनट की, हमारा काम हो जाता था। लेकिन 1.5 घंटा इंतजार करना है। अब उल्टा हो गया है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनके इलाके में दूसरे लोग घुस गए हैं, उनकी जो मजबूत जो कोर है वो छीना जा रहा है, इसीलिए ये इतनी बेचैनी है। बस एक चीज इसमें सर कि क्या अच्छा बस नहीं एक चीज बस खाली जो आपने ये कहा, जो कुछ नहीं बस नहीं करेंगे, जो कुछ भी आपने जोड़ा कि भ्रष्टाचार है, लूट है, गुंडई है, मोदी की छवि है, इन सबसे ज्यादा जो नैरेटिव पिछले 2 महीने में संदेश खाली से बना है, वो नैरेटिव है कि जो बीजेपी की तरफ से है वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। और वो मुस्लिम तुष्टीकरण वाला मुद्दा मुझे लगता है कि दूसरे मुद्दों पर घुमा फिरा करके भारी पड़ सकता है। ये ये जो महिला वाली, मैं बस छोटी सी टिप्पणी करूंगा, महिला वाली आप बात करते हैं, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियों में दीदी ओ दीदी का नारा लगाया था। और मुझे दीदी विधानसभा चुनाव में ममता दीदी के लिए दीदी ओ दीदी, अब उस नारे ने, मुझे लगता है कि पर्सनली ऐसा मुझे लगता है कि वो बैकफायर किया था बीजेपी के लिए। और वो एक जिस टोन में वो था उसको बहुत हेल्दी उसमें नहीं लिया गया। और वो एक मतलब मैं इसको पूर्णतः सत्य नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि बीजेपी को जो 77 सीटें मिली उसकी बहुत बड़ी, और आपके हिसाब से बीजेपी चुनाव हारी थी, मेरे हिसाब से बीजेपी बंगाल में चुनाव जीती थी। नहीं, लेकिन अगर आप 19 का देखेंगे तो 3% का फासला था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में 10% का फासला था। हाँ। लेकिन उसने तो बढ़ाया लोकसभा के मुकाबले 2% कम, लेकिन तृणमूल ने तो बढ़ाया, 48% वोट आए। हो सकता है इसमें महिला वोटर्स की भी भूमिका रही हो। हाँ, लेकिन मुझे लगता है टीएमसी इस बार ताक में है कि कोई एक नहीं, पूर्णेंदु जी जो कह रहे हैं सर, ये लगता है कि दीदी और दीदी का परसेप्शन के स्तर पर नेशनल लेवल। अच्छा मयंक सर, एक बस आखिरी आप लोग खत्म कर दीजिए। जो हम बात कर रहे, कितना मिनट हुआ सर? ठीक है, बस ये आखिरी छोटी टिप्पणी बस ये करना चाहता था कि जो इस टाइप के मुद्दे होते हैं, जैसे महिलाओं का मुद्दा जो हुआ है, हम बात करते हैं कि बंगाल में वो मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बन जाता है, एक पार्टी को हराने का मुद्दा। लेकिन हम बाकी स्टेट्स में पाते हैं कि अगर याद हो आपको, हाथरस का मुद्दा एक बहुत बड़ा हाइप मुद्दा था, जिसको नेशनल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, लेकिन वो उसका कोई इम्पैक्ट वोट में नहीं पड़ पाया। आपको लगता है कि बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो ऑल टुगेदर इसलिए अलग है क्योंकि भाई वहां पे स्ट्रॉन्ग मैन का चलता है, और उत्तर प्रदेश या बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है? ये नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है कि दीदी और दीदी एक बयान से या संदेश खाली से, ये एकोमुलेटेड होता है। हम लोग के लिए, हम लोग जो बैठ के एनालाइज करते हैं, आप बोलना तो कुछ है ही, तो हम लोग बोलते हैं ये मुद्दा नहीं चला, ये मुद्दा बहुत चल गया। ये हमारे एनालिसिस के लिए होता है। लोगों के बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं, सही बात, बहुत सारा 5 साल का गुस्सा, 5 साल की अच्छाई, उसमें लोग फैसला, बहुत रैशनल फैसला होता है। हम मतलब विम्स पे नहीं होता कि अब इसने ये कह दिया तो अब इनको तो वोट नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक रिफ्लेक्शन है कि एक हम लोग के एनालिसिस के लिए ठीक है कि ये बयान नहीं चला, ये घटना हो गया, उससे पूरा पलट गया माहौल,
ऐसा नहीं होता इलेक्शन में, हमको नहीं लगता है कि इससे लोग। क्या बंगाल के मामले में मोहन भागवत ने आरक्षण वाला दिया तो उसका असर हुआ था या आप मानते हैं कि वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी? नहीं जितना उसमें महागठबंधन नहीं, हाँ जितना महागठबंधन, वो अगर क्योंकि आरक्षण देखिए वाला बयान नहीं देते तो उससे नहीं, कोई बहुत विशेष फायदा मतलब इन लोगों को मुद्दा बन गया, और अपने यहाँ जो कोर, मतलब बिहार में जो था इनका जो कोर अपना वोटर था, हाँ, तो वो कंसोलिडेट हो गया, वो बयान नहीं भी आता। अब दोनों का कॉम्बिनेशन बिहार में रहा है, यानी कि 3 में से 2 जो साथ रहता है वो मजबूत रहता है, तो वही हुआ उस बार भी। मैं एक चीज बोलना चाह रहा था, तुमने कंपेयर किया अश्विनी, ईदी दे रहा हूं तुमको मैं, हाथरस और संदेश खाली, ठीक है ना। हाथरस का चुनाव, हाथरस की स्थिति और संदेश खाली की स्थिति में ये जो बेसिक अंतर है, मैंने बिल्कुल पहले आंसर में कहा था, 40 मिनट पहले रिवाइंड करके उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं। हाथरस में यूपी में बीजेपी की सरकार थी, संदेश खाली में बंगाल में ममता दीदी की सरकार है। यूपी की सरकार का मुकाबला यूपी के चुनावों में, मतलब बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं था वो फैसला, जो घटना घटी उसमें जमीन पे जो लोग लड़ रहे थे, जिन चीजों को मैनेज करना था, वो यूपी की बीजेपी के लोग थे। तो उन लोगों के लिए ये कह देना कि हमारे बीच का मामला है, और आप टीवी डिबेट को नेशनल, आप वोटिंग से मत जोड़िए। टीवी डिबेट में जिस चीज पे रेटिंग्स आते होंगे, व्यूज आते होंगे, टीआरपी आती होगी, जमीन में वैसे वोट पड़े, ऐसा नहीं होता है। योगी की सरकार ने हाथरस में उस घटना के बाद से लेके बहुत तेजी से काम किया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, इसीलिए उसका जो भी नुकसान होना था उस नुकसान की उसने भरपाई कर ली। बंगाल में संदेश खाली का इशू है, ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी की वहां सरकार होती तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बना देती, इतनी बड़ी चीजें कर देती ममता। अगर उल्टा होता ना चुनाव, कि ममता चुनाव लड़ने पहुंची है और बीजेपी की वहां सरकार है, तो बीजेपी स्वीप करा देती चीजों को, पर ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल और संदेश खाली और हाथरस को जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बीजेपी का एकमात्र जगह चुनाव जो लड़ना पड़ रहा है, जो अखिलेश जी की भाषा में बोलूं, मुकाबला वर्सेस लड़ाई, तो लड़ाई जो है वो बंगाल में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि उसकी वहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में नहीं है लोकली। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।